सुप्रभात बच्चों। तो आइए आज हम आप लोगों को क्लास 12 विषय हिंदी पुस्तक आरोह पाठ 9 रुबाइयों फिराक गोरखपुरी। तो बच्चों आज थोड़ा सा हम कवि के संदर्भ में आपको थोड़ा सा परिचय देकर के आगे बढ़ते हैं। तो फिराक गोरखपुरी का मूल नाम रघुपति सहाय फिराक था। आपका उपनाम फिराक टाइटल थी। और 28 अगस्त सन 1896 ईस्वी को गोरखपुर में अवतरण हुआ आपका। आपकी शिक्षा रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत, बाद की शिक्षा अरबी, फारसी, अंग्रेजी में सन 1917 ईस्वी में डिप्टी कलेक्टर के पद पर आपका चयन हुआ। स्वराज आंदोलन के लिए 1918 में पद त्याग करके 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण आपको 1.5 वर्ष की कारावास भी हुई। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। आपको बहुत सारे सम्मान भी मिले। गुले नगमा के लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, और आपकी प्रमुख कहानियां रही हैं गुले नगमा, बज़्म जिंदगी, रंगे शायरी और 2 गजलगोई। आपका निधन सन 1893 ईस्वी को हो गया। अब तुमसे रुखसत होता है, अब तुमसे रुखसत होता हूं, आओ संभालो साजे गजल, नए तराने छोड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। देखिए, उर्दू जो परंपरागत उर्दू शायरी का एक हिस्सा है वो रूमानियत का है, रहस्य और शास्त्रीयता से बधा रहा है, किंतु लोक जीवन और प्रकृति जीवन का उसमें अभाव था, बहुत ही कम उभर पाया था। नजीर अकबरबादी, इल्ताफ, हुसैन हाली जैसे शायरों ने इस रिवाज को थोड़ा सा तोड़ा और उनने एक प्रमुख नाम फिराक गोरखपुरी का भी लिया जाता है। और इस परंपरा भावोत को शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उन्होंने एक नई भाषा और नए विषयों से गजल को जोड़ा, रुबाइयों को जोड़ा, और इसमें सामाजिक दुख दर्द, पीड़ा, व्यक्तिगत अनुभूति को स्थान दिया और उसके सांचे में इसको ढाला। इंसान के हाथों इंसान की जो गुजरती है उसकी तल्ख सच्चाई, आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी को एक अनूठा आधार दिया। उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए विख्यात है। शेर लिखे नहीं जाते, कहे जाते हैं। यानी एक तरह से शेर के संदर्भ में एक शब्द संवाद प्रस्तुत होता है। गालिब की तरह फिराक ने भी कहने की शैली को साधक आम आदमी तक, जनसाधारण तक इसको पहुंचाने की कोशिश की और लोगों की बात को कही, चाहे वो प्रकृति रहा हो, मौसम रहा हो, भौतिक जगत रहा हो, सौंदर्य बोध रहा हो। उन्होंने शायरी का विषय बनाते हुए दिव्यता जैसे भौतिक से पृथक वस्तु को भी आपने अपनी शायरी का हिस्सा बनाया और आपकी भाषा अत्यंत सरल, ग्राह्य और प्रवाहमयी रही, जिसमें
घरेलू रूप दिखता है। अभी जो रुबाइयां हैं इसमें वात्सल्यता के सिरमौर महाकवि सूरदास जी को सम्राट के रूप में जाना जाता है, किंतु वात्सल्यता के क्षेत्र में मुझे चांद चाहिए मैयारी मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, जैसे बिंब आज भी उन बच्चों के लिए एक मन लुभावन है। और उस खिलौने को जो वातानुकूलित कमरों में बंद नहीं रहते, छत पर चटाई बिछा करके सोते हुए चंदा मामा को याद किया जाता है। नदिया किनारे उतरने की कल्पना की जाती है, दूध भात खिलाने की प्रतिक्रिया या क्रिया की जाती है, क्योंकि मामा भी तो साक्षात खिलौने के रूप में बच्चों के सामने उपस्थित होते हैं। खासकर उन बच्चों के सामने जिनके लिए महंगे खिलौने उपलब्ध नहीं हैं, पर चंद्राव रिश्तों का रिश्ता और उनके मर्म को समझने के लिए कभी कुछ बातें कहता है कि घर लौट बहुत रोए मां बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। आज इस अर्थ के युग में, महंगाई के युग में हर माता पिता की ये पहुंच नहीं होती है कि वो अपने बच्चों को महंगे से महंगे खिलौने उपलब्ध करा दें, किंतु भाव तो वही होते हैं अपने बच्चों के प्रति। ऐसे में उन्होंने जो वर्णन किया है बिल्कुल यथार्थता को छूने वाला है। और कुछ क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनके माध्यम से भी इस रुबाई में उन्होंने जान फूंका है, जैसे लोका देना, घुटनियों में लेकर के कपड़े पहनाना, गेसुओं में कंघी करना, रूपवती मुखड़ा, नर्म दमक, जिद्दाया बालक, रस की पुतली, कुछ विलक्षण प्रयोग के माध्यम से हिंदी और उर्दू की लोक भाषा के अनूठे गठबंधन के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से पुष्पित और पल्लवित हुई है आपकी गजल। तो इस प्रकार से त्योहारों का वर्णन, रक्षाबंधन का वर्णन, दीपावली का वर्णन, चीनी मिट्टी से बने खिलौने का वर्णन, बिजली की तरह चमकती रक्षा का लक्ष्य का वर्णन, भाई बहन के रिश्ते के रूप में रक्षाबंधन का मीठा बंधन, कच्चे धागे पर बिजली की चमक, सावन में सावन ऋतु का आगमन, झीनी घटा से जुड़ा हुआ, काली घटा नवमंडल में गिरी हुई है, उनमें बिजली की चमक का संबंध रक्षा सूत्र से जोड़ना अपने आप में एक विशिष्ट वर्णन के रूप में प्रदर्शित है। इस तरह फिराक की गजलों में हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है, अद्भुत नमूना है। गजल कुछ इस तरह से बोलती है जिसमें दर्द भी है, शायर की ठसक भी है, काव्य शिल्प की ऊंचाई भी है, और जो एक गजल की विशेषता मानी जाती है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग इस पर चर्चा करें कि रुबाइयां हैं, आंगन में लिए चाँद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है, उसे गोद भरी रह रह के हवा में जो लुका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चों की हंसी। माँ अपने छोटे से बच्चे को, दूधमय बच्चे को अपनी गोद में लेकर के आंगन में खड़ी हुई है और उसे अपने हाथों में झुलाती है, गोद में भरे लेती है और रह रह करके हवा में लुकाती है।
आपने भी कभी एहसास किया होगा और किया होगा अपने छोटे भाई को या माँ को, बड़े भाई को, पिताजी को, कि जब वो बच्चे को आंगन में लेकर के खड़े होते हैं तो प्रेम बस उसे ऊपर लुकाते हैं। और बच्चा जब ऊपर होता है तो उसके अंदर दो प्रकार के भाव होते हैं, हंसी और खुशी, हंसी और भय दोनों। किंतु उसका इस प्रकार से हंसना और भयभीत होना, खिलखिला करके हंसना पूरे परिवेश को गुंजायमान कर देता है, जिससे मां अत्यंत आह्लादित होती है। लुका देना, ऊपर उठाना, हवा में उछालना क्षेत्रीय भाषा है, स्थानीय भाषा है, किंतु इससे रुबाई में एक अलग सी चमक आ गई है। सहज वर्णन है कि मां अपने बच्चे को गोद में लिए हुए है चांद का टुकड़ा, क्योंकि मां के लिए अपनी औलाद, अपना बच्चा चांद से कम नहीं होता है, और उसे हाथों में लेकर के गोद में भरती है, झुलाती है, रह रह करके हवा में लुकाती है, और जब वह बच्चा इससे आनंदित होता है, किलकारियां भरता है, तो पूरा परिवेश जो है आनंदित हो जाता है और मां को अत्यंत हर्ष होता है। इसके बाद मां क्या करती है, नहला के छलके निर्मल जल से, शुद्ध निर्मल जल से, ताजे जल से, पानी से बच्चे को नहलाती है, और नहलाने के बाद उसके जो गेसू हैं, बाल हैं, उलझ जाते हैं, और उन बालों में वो कंघी से सुलझाती है, बच्चे के चेहरे को बड़े ही प्रेम से देखती है, और इसके बाद जब वो और आनंदित होती है, जब उसे अपने घुटनियों में डाल करके, दबा करके, पकड़ करके बच्चे को कपड़े पहनाती है, तो भी बड़ा मनोहारी दृश्य है। और ये ऐसे दृश्य हैं जिनको हर कोई देखता होगा और उसकी अनुभूति किया होगा, किंतु कभी तो कभी होता है, कहा भी गया है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, क्योंकि कवि की सोच और उसके वर्णन करने का सलीका, उसके वर्णन करने का तरीका प्रतीक और बिंबों के ऊपर निर्भर करता है, और कल्पना की जितनी ही अच्छी समाहार शक्ति होती है, कविता उतनी ही अच्छी बन पाती है, और कवि उतना ही श्रेष्ठ और मनभावन बन सकता है। और ये सारी खूबियां फिराक ज़मे। दिवाली की शाम, अब थोड़ा सा कवि जो है हमारा वो त्योहारों की तरफ चलता है। हमारे यहाँ मुख्य रूप से 3 ऋतुएं हैं, और इन 3 ऋतुओं में प्रमुखतया 3 ही त्योहार हैं, जो एक त्योहार के आगमन और एक त्योहार के गमन के मध्य में आते हैं, और हमें साफ सफाई, सज्जा, पर्यावरण को सुरक्षा आदि के भाव को सिखा करके जाते हैं। बरसात के बाद दीपावली आती है, जो मुझे हमें बरसात से आई बहुत सारी गंदगियों को साफ करने का मौका देती है, प्रकाश देती है, जगमगाती है। और उसके बाद दीपावली अथवा होली, रक्षाबंधन आदि ऐसे त्यौहार हैं जो हमको बहुत सीख देते हैं और हमारे जीवन को परिष्कृत, परिमार्जित करते हैं। तो यहाँ भी दीपावली की शाम है, सारे घर पुते हुए हैं, सजे धजे हैं, चीनी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, खिलौने जगमगा रहे हैं। लावे वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक है, नर्म दमक चमक है, और बच्चे भी अपने घरौदे में जला रहे हैं दिया। घरौदे, यहां बच्चे खेल खेल में अपने भी घर बनाते हैं, मिट्टी के घर बनाते हैं, वो भी अपनी एक दुनिया बनाते हैं, रचते हैं, बसते हैं, और उस घरौदे में भी वो
दीपावली का जश्न मनाते हैं। कुछ और ही बात होती है उन बच्चों में जो स्वयं एक्टिविटी करके खेल को खेलते हैं। इसके बाद आंगन में ठुनक रहा जिदाया वह बालक अपनी मां से जिद कर बैठता है। बालक तो है, चांद को देखता है और चांद रूपी उस खिलौने को देख करके प्राप्त करने की इच्छा से अपनी मां से जिद कर बैठता है, हट कर बैठता है कि मां मैं इसी चांद खिलौने को लूंगा। क्योंकि आपने भी एक कविता और भी सुनी होगी कि मैया मैं तो चंद खिलौना नहीं हूं। ना ही तुझे हो लोटी धरण कर तेरे हाथ न आई हो, मैया मैं तो चंद खिलौना लाई हूं। ये जिद है, ये हट है। कहा गया है कि बाल हट के आगे किसी की नहीं चलती है। मां भी परेशान होती है, लेकिन मां ही एक ऐसी शक्ति होती है और एक ये ऐसी आपके जीवन की आधार स्तंभा होती है कि जो स्वयं अपने को मिटा करके अपने बच्चे को उठाना चाहती है। तो हम अपने माता पिता अथवा गुरु के इस प्रकार के सोच को, उनके कार्य को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। और ये तीन लोग ऐसे होते हैं कि जो बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से आपको सही दिशा और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, इन तीनों लोगों को जीवन में कभी भूलने की कभी कोशिश नहीं करना, क्योंकि यही ये तीन हैं कि जो अपने को उत्सर्ग करके आपको आगे बढ़ाने की सोचते हैं और बकिया सब इस धरती पर जितने भी लोग हैं सब स्वार्थवश आपसे जीते हैं। तो बालक जिद कर बैठा है कि मैं तो इस चांद रूपी खिलौने को ही लूंगा। मां भी बड़ी चालाक है, उसकी पहुंच में नहीं है चांद, लेकिन अपने बच्चे को संतुष्ट कैसे करती है मां। कितना बढ़िया वर्णन फिराक जी ने किया है। एक दर्पण लाती है मां, जिसको आप शीशा कहते हैं, और आंगन में शीशा रख देती है, उसकी गोद में दे देती है, और जिसमें चांद का प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखाई पड़ता है। और मां कहती है, देख बेटा, मैंने तेरे लिए चांद का वह खिलौना ला दी है। दर्पण दे उसे देखे कह रही है मां, देख आईने में चांद उतर आया है। देखो बेटा, ये चांद आईने में आ गया है। तो बच्चों, मां ने मना भी नहीं किया और बच्चे की जिद को उसने स्वीकार करते हुए चांद रूपी खिलौने को बच्चे को दिया। कितना बढ़िया वर्णन है। अगले पंक्ति में हम अगले रुबाई में देखते हैं कि भारत में, हिंदुस्तान में रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के रिश्तों, अटूट रिश्तों की परिपुष्टि करता है। रक्षाबंधन का त्योहार आ गया है और सुबह रस की पुतली, रस से पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। आकाश में, नभ में घटाएं छाई हुई हैं हल्की हल्की, और उसमें बिजली चमक रही है। बिजली चमक रही है। ठीक उसी प्रकार से जो लक्ष्य हैं, बिजली के लक्ष्य हैं, झालर हैं, ठीक उसी प्रकार से जो रक्षा सूत्र, जो रक्षा बंधन बांधती है बहन अपने भाई की कलाई में, वह भी
उसी रूप में है जिस रूप में काले घने बादलों में बिजली चमक रही हो, जो मनोहारी हो, अत्यंत सुंदर हो। तो इस प्रकार से फिराक गोरखपुरी जी ने इन रुबाइयों के माध्यम से मां की ममता, वात्सल्यता, बच्चे का जिद करना, ठुनकना, दीपावली और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर अपनी विशेष नजर रखते हुए उसका वर्णन किया है, जो देश काल परिस्थिति और लोक संस्कृति की भावनाओं को ताजा करने में सक्षम है। तो मेरी समझ से इस व्याख्या और इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ के अंतरतम तक पहुंचने का मैंने प्रयास किया है, और मुझे विश्वास भी है कि आप इसको देखेंगे और समझेंगे। जहां कहीं भी नहीं समझ में आता है, मुझे जरूर कमेंट के माध्यम से सूचित करें और मैं उसको पुनः व्याख्यायित करने का प्रयास करूंगा। इस पाठ में 2 प्रकरण हैं, एक रुबाई है और एक गज़ल है। तो मैंने भी इस पाठ के लिए 2 वीडियो बनाया है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में रुबाइयाँ हैं और भाग 2 में गज़ल को हम सम्मिलित करेंगे। तो दूसरे भाग के लिए आप प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।